बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुश आमदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में और 2021 में। बिल्कुल, नए साल की खुशियां आपको मुबारक हो। हमारी दुआ है कि ये साल सबके लिए बहुत अच्छा गुजरे और 2020 का 1% भी इस साल में ना हो। भाई उसका तो जिक्र ही ना करें ना, हम तो उसको याद ही नहीं रखना चाहते कि वो भी कोई साल था जो गुजर गया। लेकिन यह है कि दुआ यही है कि हम सब के लिए अमन का, सेहत का, सलामती का, खुशी का, खुशहाली का साल हो। अल्लाह ताला हम पे अपनी तमाम नेमतें और बरकतें जो हैं वो इस साल में नाजिल फरमाए। लेकिन हमजा इतनी गैदरिंग्स लोगों ने की हैं, हालांकि फिर भी बहुत मोहतात रहे, मगर कोविड जो है ना उसको नजर नहीं आता, वो टाइम नहीं देखता कि ये सुबह का वक्त है अब जाना है, ये शाम का वक्त है अब जाना है। उसको नहीं पता कि दिसंबर खत्म हो गया और जनवरी आ गया। उसको नहीं पता, उसे नहीं पता कि 2020 खत्म हो गया, 2021 शुरू हो गया। वो जाएगा तो हमारी एहतियात से जाएगा। सो उसके लिए ज़रूरी है कि ये ना सोचें कि नया साल आ गया है तो शायद इसमें ये सब कुछ नहीं होगा। अगर हम वही सब कुछ करेंगे तो फिर खुदा न खास्ता नताइज का भी, हमें नताइज के बारे में भी ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। क्या आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना ली? अगर नहीं बनाई तो अभी भी वक्त है, बना लीजिए और फिर उस पर अमल कीजिए। और कोई पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए हर तरफ, पॉजिटिव सी चीज़ें हो। कुछ बुरी आदत जो है उसको, एक बुरी आदत छोड़ने की आप रेजोल्यूशन बनाएं और एक अच्छी आदत जो है उसको अडॉप्ट करने की रेजोल्यूशन बनाएं, तो हमारा 2021 बहुत अच्छा गुजरेगा। लेकिन उसके साथ साथ ना एक आदत उसके साथ बना ले, जो हमजा कह रहे हो तो बनाएं। एक आदत साथ में एक्स्ट्रा बना ले। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो ये जो चक्कर है ये भी छोड़ दें। जो कुछ भी करना है उस पर परसिस्टेंस, सिंगल माइंडेडनेस कि आपने करना है तो बस फिर करना है। फिर दुनिया इधर से इधर हो जाए, आपने करना है। अनटिल एंड अनलेस के वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, उसकी कोई तसादुम नहीं है हमारी अखलाकियात से, हमारे मजहब से, हमारी जो सोशल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं। अगर आप सही हैं तो फिर जो आपने करना है, तय किया है, जो भी रेजोल्यूशन है, डट जाए, फिर उस पर डटना भी सीखें। और जब नया साल फरा आता है ना, सबसे पहले ऑकलैंड में आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाता है और जब वो मुजाहरा हो रहा होता है वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग होते हैं। फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ मकामात हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है ना उन ममालिक ने खासी सख्ती की है और लोग भी नहीं आए। सिर्फ आप स्क्रीन पर बैठकर जो है ऑनलाइन आतिशबाजी देख सकते थे। जबकि याद रहे कि ये अंग्रेजी कैलेंडर कहलाता है, यानी ये शमसी कैलेंडर है। पाकिस्तान जो इस्लामी कैलेंडर है वो मून कैलेंडर है, वो कमरी कैलेंडर है। हमारे जो साल का आगाज़ है वो फ़र्क है। इसी तरह चीन के साल का आगाज़ भी फ़र्क होता है। सो ये तमाम मगरबी ममालिक हैं जो कि सेलिब्रेट करते हैं और उनमें सेलिब्रेशन का भी एक ख़ास एहतमाम और कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने भी बहुत एहतियात से काम लिया, सेलिब्रेट तो किया, लेकिन कहा कि घर बैठ के देखें। सो अगर वो लोग जिनका के साल नौ है, जिनके मुताबिक हम भी मनाते हैं, सो वो अगर इतने मोहतात हैं तो हमें भी बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। और दुनिया भर की तरह पाक वतन ने भी नई उम्मीदों, नए जज्बों और नए ख्वाबों के साथ साल 2021 में कदम रख दिया है। मगर इस बरस फ़र्क ये रहा कि दुनिया भर में साल नौ की तैयारियों पर आलमी वबा का खौफ हावी रहा। सिडनी से लेकर रोम तक आतिशबाजी के नज़ारे और लाइव परफॉर्मेंसेस सिर्फ ऑनलाइन या टेलीविज़न की स्क्रीन पर ही देखी गई हैं। अच्छा, हम सब जिसे कहते थे ना एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटलाइजेशन, वो कोविड ने आकर जो रही सही कसर थी ना वो भी पूरी कर दी है। ये हम सारे डिजिटल हो गए हैं। अब हर चीज़ जो है हमें समझ आ गई है कि अच्छा हम नहीं भी जाएंगे तो हम उसको विजुअली भी, वर्चुअली भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये इसकी एक पॉजिटिव साइड भी है इस सारे मामले की। कोरोना वबा के सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले मुल्क इटली में 7 जनवरी तक लॉकडाउन नाफिज है, जबकि रात 10 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया। फ्रांस से ब्राज़ील तक रात गए तक कर्फ्यू यकीनी बनाने के लिए पुलिस एहलकार तैनात किए गए। दुबई में आतिशबाजी से पहले बुर्ज खलीफा के अतराफ सड़कों पर जरासीम को स्प्रे किया गया। और उधर अमेरिका में कोरोना की बदतरीन सूरत हाल के बायस न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर, जिसकी कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन जो है ना वो देखी जाती है और उसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर 114 साल में पहली मरतबा अवाम के आने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इमेजिन कि क्या
सूरत हाल है, कितने वो इस बारे में सेंसिटिव भी हैं और मोहतात भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और पेरिस में बढ़ते कोरोना वायरस के बायस साल नौ की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई थी। तो ये वो महज़्ज़ब अक़वाम है जिनका हम जिक्र करते रहते हैं, तो उस हवाले से उन्होंने ये SOPs हैं जिन पर अमल किया है। और हमारे लिए शायद न्यू ईयर नाइट उतनी जो है वो सेलिब्रेशंस वाली नहीं होती, वहाँ पर तो ये एक भरपूर इवेंट है, पूरा साल इंतज़ार किया जाता है इस दिन का। बिल्कुल हमजा, लेकिन इस साल जो है ना, जब ये साल सूरज गुरूब हो रहा था तो ये अपने साथ जाते हुए बहुत कीमती इंसानी जानें भी ले गया। और इसका जो नुकसान है ना, उसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट वो जो हम बहैसियत मुसलमान के खौफ और उसके साथ साथ जो उसका एक इम्पैक्ट है हम पे, उसका साइकोलॉजिकल एक जो प्रेशर है, स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का, तनाव का, दबाव का, वो भी तो बहुत ज़्यादा है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि 2021 पाकिस्तान में कैसा हो सकता है। साल 2020 की अगर बात की जाए तो मुल्क का सियासी पारा तो बहुत हाई रहा। इसमें इख्तलाफ ने हुकूमत को गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद को इस हवाले से कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली है। हाँ, ये कभी भी नहीं मिली है। इमरान खान साहब ने भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी तो कितना लंबा तवील तरीन धरना दिया था दुनिया की तारीख का, लेकिन उससे भी हुकूमत गिराई नहीं जा सकी थी। अच्छा, 2020 हुकूमत के लिए भी इतना आसान साबित नहीं हुआ है। अहम बिल पास कराने के लिए अपोजिशन ने हुकूमत को नाको चने चबाए हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल समेत अहम कवानीन पास कराने के लिए हुकूमत को पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाना पड़ा। अब नए साल 2021 में सेनेट इलेक्शन समेत मुतअद्दिद अहम इंतखाबी दंगल जो हैं वो सजने जा रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो भी उनमें से एक हैं। इस बरस आज़ाद कश्मीर में भी इंतखाबात होने हैं, जबकि मुल्क भर में नए निज़ाम के साथ बल्दियाती इंतखाबात का भी शेड्यूल है। तो देखना है कि खुद मुश्किलात से 2-4 PDM सेनेट इलेक्शन से कबल कोई बड़ा अपसेट करने में कामयाब होती है या नहीं। और क्योंकि अगर सेनेट इंतखाबात वक्त पर हुए तो हुकूमत दोनों ऐवानों में बरतरी के साथ अहम कानून साजी आसानी से कर सकेगी, जिससे अपोजिशन इत्तेहाद को एहतसाब के हवाले से मजीद धचका लगने का इम्कान है। इसी हवाले से बात कर लेंगे कि सियासी उतार चढ़ाव कह सकता है। सीनियर तज्जियाकार जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। कहिएगा, 2021 में आप कुछ देख रहे हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद जो है सेनेट इंतखाबात में हुकूमत को कुछ मुश्किलात का सामना करवा सकता है, या फिर हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकती है PDM इत्तेहाद से? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि सेनेट के इलेक्शन रुकेंगे। सेनेट के इलेक्शन वक्त पे होंगे और मेरा ख्याल ये है कि तमाम सियासी पार्टियां उसमें हिस्सा लेंगी। ये बात PDM ने शुरू में तो ये भी कहा था कि जो है वो ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो उसकी एक अहम तीन पार्टियों में से एक है, उसने जो है ऐलान किया है कि वो हिस्सा लेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि ना ही कोई सेनेट के इलेक्शन बैकआउट करेगा और ना ही जो है ज़मीनी इंतखाबात करेंगे का बैकआउट होगा। लेकिन एक जो बात नजर आती है कि PDM की तहरीक चलती रहेगी, किसी तौर पे ये ख़त्म नहीं होगी। ये नहीं कह सकते हैं कि शिकार होगी, वो इसी तरह चलती रहेगी। हुकूमत के लिए थोड़ा बहुत जो है वो मुश्किलात पैदा करती रहेंगी, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस मुल्क की तारीख बताती है हमें कि जो है सियासी जलसों, जुलूसों और धरनों से जो है हुकूमतें नहीं जाती हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरी तरफ ये कि अगर आपने कोशिश करके किसी तरह से हुकूमत को गिरा भी लिया है तो फिर उसके असरात जो है वो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत अच्छे कोई नहीं होंगे, क्योंकि जब आप हटाने की बात करते हैं तो दो तरीके से हटाई जा सकती है गवर्नमेंट। एक तो ये कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे, और दूसरी तरह से जो है वो आप गैर आईनी ज़राए इस्तेमाल करें, एक मजबूर करें हुकूमत गिरिए। तो गैर आईनी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको फिर जो है वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना पड़ता है। तो क्या ये PDM चाहेगी कि उनकी बिहाफ पे जो है कोई एक्शन लिया जाए और हुकूमत को घर भेज दिया जाए? और अगर वो चली आती है, फर्ज कीजिए कि अपने वक्त से पहले, तो उसके फिर क्या कोई भी आइंदा हुकूमत चला सकेगी? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरे ख्याल PDM वालों को ये चीज़ समझनी चाहिए और हुकूमत को भी समझनी चाहिए। देखिए, हुकूमत का भी एक सबसे बड़ा मकसद होता है कि कोई भी हुकूमत जो होती है उसका काम होता है कि सिचुएशन को डिफ्यूज करे। हुकूमत की सबसे जो जिसकी वजह से PDM तहरीक उठी भी है वो ये थी कि उसकी तरफ से ये जो बार बार की जाती है कि अपोजिशन के साथ कोई बात नहीं होंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, और उसको जो है
बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया। जी ठीक है, लेकिन सर अभी मोहम्मद अली दुरानी साहब की सूरत में कोशिश तो की जा रही है, जिसका वाज़ेह जवाब जो है वो मौलाना फजल रहमान ने तो दे दिया है कि हम तो नहीं बातचीत करना चाहते हैं हुकूमत के साथ, लेकिन अगर ये जोर देते हैं तो हम मशवरा कर लेंगे। ये मशवरा जो है ये कितना कामयाब होता आपको दिखाई देता? और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये फैसला कि पहले जब उन्होंने शमूलियत इख्तियार करनी थी इत्तेहाद में, तब तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कहीं नहीं थी, लेकिन अब तमाम फैसले जो हैं वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से पूछ कर किए जाएंगे, तो ये क्या राहें जुदा करने वाली बात है? या आपको पाकिस्तान तहरीक PDM जो है वो जैसे उन्होंने कहा है बिलावल भुट्टो ने कि सबको मिलकर सेनेट इलेक्शंस में सामना करना चाहिए मुतहदा तौर पे, तो ये भी दिखाई देता है कि अपोजिशन जो है वो सेनेट इलेक्शंस कंटेस्ट करेगी, एस PDM सारी जमातें जो है इक्वली इसमें पार्टिसिपेट करेंगी? देखिए बात तो बहुत साफ है, कोई बाइकआउट होने नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ ये है कि जो महमूद दुरानी की जो आपने बात की, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई संजीदा एफर्ट है ये एक लिहाज से एक इंफरादी जरूर हो सकती है, लेकिन इस तरह से मुज़ाकरात नहीं होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की तरफ से आती है। हुकूमत को जो है वो ये बात समझनी चाहिए कि बगैर अपोजिशन के कोई जमहूरियत नहीं चल सकती है, और जब हम पार्लियामेंट में बैठते हैं तो ये कि कहीं ना कहीं आपको मुज़ाकरात के जरिए बाद मसाइल को हल करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ा मसला जो इस मुल्क के अंदर आता है, जो आइंदा के लिए जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा जो है इशू है, वो ये है कि बैठ के हमें ऐसे जो है वो कवानीन बनाने चाहिए इलेक्शन के हवाले से कि वो फिर कंट्रोवर्शियल ना हो। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो कमजोरी रही है जमहूरियत की, और जिसकी वजह से ये तनाज़ात पैदा होते रहते हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि कोई भी इलेक्शन हमारे मुल्क में नॉन कंट्रोवर्शियल नहीं हुए हैं। और मेरा ख्याल ये है कि इसको दोनों को समझना चाहिए कि ये तमाम चीज़ें हैं जिनके ऊपर मुज़ाकरात होने चाहिए, और फिर ये भी होना चाहिए, जैसे सही है ये PDM का ये कहना सही है कि जो है उसको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और जिस तरह से लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन नैब का ठीक है अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से अकाउंटेबिलिटी के नाम पे लोगों को, और खासतौर पर अपोजिशन के जितने सरकर्दा रहनुमा हैं उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया जाता है, उनके खिलाफ मुकदमा बनाए जाते हैं, ना ही आज तक 2 साल के अरसे में तो हमने देखा नहीं कि किसी कोई फैसले तक पहुंची हो, तो वो जो है आप किस तरह से ये फिर ये पूरा सिस्टम। बिल्कुल ठीक है ज़ैद हुसैन साहब, ये कह दीजिएगा कि हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज क्या होगा 2021 में? क्या PDM इत्तेहाद जो है वो चैलेंज है बड़ा, या फिर गवर्नेंस के जो मसाइल हैं वो बड़ा चैलेंज होगा? देखिए असल मसला जो गवर्नेंस का है हुकूमत का, और ये गवर्नेंस की हम जब बात करते हैं तो उसमें माशी सूरत हाल का भी आता है, तो ये उसकी वजह से यही चीज़ें होती हैं गवर्नेंस की ना होने की वजह से, जैसे PDM की तहरीकें चलती हैं और उसके खिलाफ खड़ी होती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होगा कि आप जो है गवर्नेंस को अगर ठीक कर लेते हैं तो PDM के साथ, इसका मतलब ये हुआ कि आप PDM के साथ मुज़ाकरात भी कर सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नेंस ठीक नहीं होगी तो हुकूमत बहुत ज़्यादा अपने तौर पर यानी चलती तो चली जाएगी, लेकिन उस तरह से कामयाब नहीं हो सकती है। तो मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहले तुमको अपना गवर्नेंस ठीक करना चाहिए, और उसी के साथ जो वाबस्ता है वो सियासी आपके सामने जो है वो तरीक़ाकार है कि किस तरह से इस पूरे सिस्टम को चलाना है। तो मेरा ख्याल ये है कि इसी पे जोर दे हुकूमत, और हुकूमत का मसला यही है कि बजाय इसके गवर्नेंस और माशी पॉलिसी पे जोर दे, वो जो है उसका पूरा जोर जो है वो अपोजिशन के खिलाफ जो है एक कैंपेन में चला जाता है, और जिसकी वजह से ना ही गवर्नेंस बेहतर हो सकती होती है और न ही जो है कोई हालात और दूसरी तौर पर जमहूरियत के लिए कोई सोचगार होती है। बिल्कुल ठीक है ज़ाहिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात रहे थे, और फिर मामला वही है कि अब अवाम ये देख रहे हैं कि हुकूमत डिलीवर कितना कर रही है। चोर हैं, डाकू हैं, जेलों में डाल देंगे, ये सुन लिया अवाम ने। अब अवाम ये चाहते हैं महंगाई कम हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि हुकूमत को लेकर ही अवाम जो है अपने मसाइल को हल करने के लिए है लेकर आती है, और यही उम्मीदें और तवक्कुआत जो हैं इस नए साल के साथ और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि चले पिछला साल तो गुजर गया, अब इस नए साल में हुकूमत जो है वो सारे वादे पूरे करके दिखाए जो कि उन्होंने इस हुकूमत में आने से पहले अवाम के साथ किए थे। टाइम फॉर ब्रेक लेंगे, एंड स्टे विद अस। सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक। सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और कुछ बात करेंगे शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की, जिसका शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन और महफूज तरीन शहरों में होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता कुछ अरसे से या कह दें कुछ दिनों से जो हमने खबरें सुनी है वो खासी लर्ज़ाखेज़ है कि जराइम की वारदातों में इजाफा देखा जा रहा है और शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मंगल और बुध को 48 घंटों के अंदर सेक्टर F11, F10, G10 और IJP रोड पर G6 में इन तमाम सेक्टर्स में हमजा, चूँकि मेरा शहर है तो मैं आपको आराम से बता सकती हूँ, लर्ज़ाखेज़ वारदातें हुई हैं जिसमें 2 ट्रक ड्राइवर समेत 3 अफराद जो हैं वो कत्ल कर दिए गए। बिल्कुल ऐसे ही है। ये फरा ने जब मेरे साथ कल डिस्कस किया तो मुझे बात पे यकीन नहीं आ रहा था कि फरा ने कहा कि इतना ज़्यादा मामला वहाँ पर ख़राब हो गया, और इस्लामाबाद का सोचते हुए मुझे यकीन नहीं आ रहा था सीरियसली। मतलब F10 में तो रात को शॉप बंद करते हुए एक फौजी एहलकार था और इस तरह से सीधा गोलियां मार दी गई। मेलोडी में भी इसी तरह से वाक़या हुआ। लेकिन अगर आदाद शुमार पे नज़र डालें ना तो गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां बरस 844 से ज़्यादा FIRs दर्ज हुई हैं। एक साल के दौरान शहर में 125 अफराद को मौत की घात उतार दिया गया था। लेकिन IG इस्लामाबाद मोहम्मद आमिर जुल्फ़िकार का दावा है कि साल 2020 में साल 2019 की निस्बत संगीन जराइम की शरह में 20% कमी आई है। और IG साहब ने एक तकरीब के दौरान बरामद की गई 42 गाड़ियां और 57 मोटरसाइकिल्स की चाबियां उनके असल मालिकान के हवाले भी की, और उनका कहना था कि शहर में जराइम की बढ़ती वारदातों पर SHO इंडस्ट्रियल एरिया और SHO शम्स कॉलोनी को मुअत्तल भी किया गया है, यानी कि एक्शन भी लिया गया है। बिल्कुल। तो अमन व अमा की जो सूरत हाल है इस वक्त हमारे कैपिटल में, उस हवाले से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं SS इस्लामाबाद पुलिस मोहम्मद हारून। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग मोहम्मद हारून साहब। पहले तो ये सब कुछ जो हमने बताया इसके बारे में हमें बताइएगा कि क्या ये पिछले कुछ दिनों से जो एकदम से वाक़यात हो रही हैं, कोई गैंग है जो कि इस वक्त वहाँ पे फंक्शनल है, ऑपरेशनल है, ये जो नाके हटाए गए हैं शहर में, क्या उसका कोई वजह है? ये क्यों एकदम से हमने देखा कि जैसे ही साल ख़त्म हो रहा था तो 2-3-48 घंटे के अंदर इतनी संगीन वारदातें हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से पूरे पाकिस्तान को, तमाम अहले वतन को नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो आपने बात की रीसेंट इंसिडेंट्स की, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए पिछले 3 से 4 दिनों में, लेकिन यहाँ पर ये मैं आपको बात बताऊँ कि इस्लामाबाद पुलिस का जो ऑपरेशन डिवीज़न है बड़ा इफ़ेक्टिवली हम लोग काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम वारदातों को ट्रेस कर लिया गया है। और जो आपने एक वारदात रेफर की F10 में जो एक फौजी मुलाजिम जो है उसका मर्डर हुआ था, उसके तमाम मुलज़मान जो हैं वो अरेस्ट भी कर लिए गए हैं। तो ये 1-2 अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए, बट अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 24 आवर्स तमाम मुलज़मान को अरेस्ट किया गया और बाकी की तमाम वारदात भी ट्रेस हो गई हुई हैं और उस पर भी रेड्स हो रहे हैं। चूँकि ये अभी इन्वेस्टिगेशन में है तमाम केसेस, तो मैं सिर्फ यहाँ तक आपको बता सकूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑल दीज इंसिडेंट्स दे हैव बीन ट्रेस्ड, और कुछ में मुलज़मान हमने पकड़ लिए हैं, बाकियों पे रेड्स हो रहे हैं, एंड इंशाल्लाह हम वेरी सून आपसे इनके बारे में भी अच्छी न्यूज़ शेयर करेंगे। बिल्कुल ठीक है। SSP साहब, मामला यह है कि जब भी कैपिटल का जिक्र होता है तो वो बड़ा हसास मामला समझा जाता है, इंटरनेशनली भी देख लिया जाए तो बहुत हसास होता है, इसलिए हम ज़्यादा कंसर्न थे कि कैपिटल के हवाले से ऐसी बात हो रही है। फॉरेन डिग्नेटरीज बड़ी तादाद में होते हैं, वहाँ एम्बेसीज हैं, वहाँ पे सफारत खाने हैं, वहाँ पर जो बहुत सारे सफारतकार हैं वो बड़ी फ्रीली मूव कर रहे होते हैं F6 के एरिया में। ये जो ट्रेंड बदल रहा है पिछले कुछ दिनों के अंदर, क्या आपने देखा इसकी वजह क्या है, और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं हमें आप इतना बता सकते हैं वो मकामी हैं या कहीं और से आए हुए हैं? यहाँ पर सबसे पहले तो जी मैं आपको ये चीज़ शेयर करूँ कि पिछले 2 सालों में इस्लामाबाद पुलिस की काविश से अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अमंग्स द सेफेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। 375 ममालिक 375 सिटीज़ का सर्वे किया गया बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, और उसमें इस्लामाबाद जो है वो 144 से 72वें नंबर पर इम्प्रूव की अपनी पोजीशन। तो ये एक बहुत बड़ी काविश जो इस्लामाबाद पुलिस की पिछले 2 सालों के अरसे में नज़र आई हमें। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस्लामाबाद बीइंग द कैपिटल, इसकी अपनी सेंसिटिविटीज़ हैं, और इन तमाम सेंसिटिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामाबाद पुलिस अपनी जो पुलिसिंग की स्ट्रेटजी है उसको भी चेंज करती
रहती है वक्त गाए बगाए। जो नाकाजात है दे वर फॉर द सिक्योरिटी पर्पजेज, बट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने देखा कि पिछले 2 से 3 साल के अंदर अल्लाह ताला के फजलो करम से तमाम जो हमारी अलाइड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके ताउन से कोई एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं, टेररिज्म का इंसिडेंट नहीं हुआ कैपिटल में। तो अब हमने एक एज ए पॉलिसी वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्मार्ट डिजिटल पॉलिसिंग, जिसमें हमें स्मार्ट सर्विलेंस कार्स गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं। जो हमारे सेफ सिटी के कैमरास थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 साल के अंदर तमाम 1800 कैमरास जो हैं वो इफेक्टिव कर लिए हैं। सो नाउ जैसे आप देखते हैं दुनिया पूरी भी स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ जा रही है, तो इसी तरह इस्लामाबाद पुलिस भी स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ मूव कर रही है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2021 में काफ़ी हमारे पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट्स जिसके थ्रू हमें ये स्टैटिक नाकाजात की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो स्नैप चेकिंग हम इफेक्टिवली कर रहे हैं एट डिफरेंट प्लेसेस, और साथ साथ हम अपनी जो स्मार्ट सर्विलेंस कार्स हैं इनके थ्रू सर्विलेंस करते हुए तमाम क्रिमिनल जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सही। आपने मेंशन किया कि जी मोहम्मद हारून साहब, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे जो हम बार बार पूछ रहे हैं कि ये जैसे आपने कहा कि ट्रेस कर लिए गए, ये इंडिविजुअल वाकयात हैं जो हो रहे हैं या कोई ऐसा गैंग है, कोई ऐसा गैंग है जो कि इस वक्त आर्म्ड रॉबरीज कर रहा है और इस तरह से लोगों को निशाना बना रहा है? और अगर ये कोई एक गैंग है तो फिर मतलब आपने बताया कि आप बड़े नज़दीक पहुँच गए उनको पकड़ने के, लेकिन साथ ही ये भी बता दीजिएगा कि 2 SHOs जो हैं वो भी मुअत्तल किए गए हैं। ये अगर सब अच्छा जा रहा था और शहर में जो है वो सब कुछ एज पर लॉ हो रहा था तो फिर उन्हें मुअत्तल करने की ज़रूरत जो महसूस की गई, ऑब्वियसली कोई ना कोई नेग्लिजेंस, कोई ना कोई बात उनके एंड पे महसूस की गई होगी। तो ये जो चीज़ें इनके बारे में भी कुछ हमें बता दीजिएगा। और हम इस्लामाबाद पुलिस के हमेशा अच्छे मेयर्स की तारीफ करते रहे, बेकारियों के खिलाफ खास तौर पर जो आपने ऑपरेशन किया था, जिस तरह से आपके अपने कुछ लोग मुलविस पाए गए थे, फिर आपने जैसे उनके खिलाफ एक्शन लिया था। वी ऑलवेज अपहेल्ड के इस्लामाबाद पुलिस जो है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी करती है और अपने जो गलतियाँ उनकी इस्लाह भी करती है। मगर 2 SHOs मुअत्तल हुए तो क्या लैकिंग्स थी जो कि पाई गई? जैसे आपने खुद मेंशन किया, हमारे इस्लामाबाद पुलिस में बहुत ही ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है। जहाँ कहीं पे भी परफॉर्मेंस लैब्स पाया जाता है तो वहाँ पे इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन होता है। और जैसे आपको मालूम है कि पुलिसिंग की 2 स्ट्रेटजीज होती हैं, एक प्रिवेंशन की और फिर डिटेक्शन की। सो किसी भी पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में अगर ये महसूस किया जाए कि प्रिवेंशन की स्ट्रेटजी जो है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रही थी, तो फिर उस पुलिस स्टेशन का जो SHO है उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। तो अभी जो ये लैप्सेस कहीं पे 1-2 जगहों पे नज़र आए, उस पर IG साहब ने और DIG ऑपरेशंस ने इन्होंने फ़ौरन जो है वो SHOs की बासपुर्स की, और जहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे कोई लैप्स नज़र आया है तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई। सो दिस ऑल इज़ लाइक फॉर द बेटरमेंट एंड ऑफ द पब्लिक। जहाँ पे हमें नज़र आता है कि कहीं पे कोई लैप्स है तो उसी वक्त हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल ठीक है। SSP साहब, जिस तरह से IG साहब ने ये कहा कि जराइम की शरह कम हुई है, लेकिन जो हमारे पास आदाद-ओ-शुमार हैं गुज़श्ता बरस की निस्बत रवां बरस 844 से ज़ायद FIR जो हैं वो दर्ज की गई हैं। क्या ये आदाद-ओ-शुमार दुरुस्त हैं या नहीं दुरुस्त? अगर ये दुरुस्त हैं तो फिर IG साहब ने ऐसा क्यों कहा? हमारा जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है जी, उसमें 20% डिक्लाइन आया है। ये जो FIRs आपके साथ शेयर की जाती हैं उसके अंदर हमारी वो वाली FIRs भी होती हैं, लाइक चेक बाउंस हो गया तो उसकी FIR, अगर कहीं पे मंशियात पकड़ी गई तो उसकी FIR, भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो उसकी FIR। सो टोटल नंबर ऑफ FIRs डेफिनेटली इंक्रीज हुआ होगा, बिकॉज भिखारियों के खिलाफ बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हुआ, पिछले साल कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई, तो वो टोटल नंबर ऑफ FIRs डेफिनेटली ज़्यादा होंगी। लेकिन जो चीज़ अवाम के लिए इत्मीनान बख्श है वो ये है कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है, जो कि अवाम को इफेक्ट करती है, उसमें 20% डिक्लाइन आया है। ठीक है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हारून साहब हमारे साथ थे, SSP इस्लाम, उन्होंने हमें अपडेट किया इस वक्त जो सूरत हाल है। हमजा, अगर सब लोगों को याद होगा पिछले दिनों अमेरिकन एम्बेसी ने भी एक इस तरह की पोस्ट लगाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद में जो है अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, सेफ सिटी के जो कैमरा वो सही काम नहीं कर रहे। उन्होंने अलर्ट जारी किया था, एडवाइजरी जारी की थी कि आप लोग इतना फ्रीली मूव ना करें अपने लोगों को, जो कि गलत था, एज पर डिप्लोमेटिक नॉर्म्स नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया था। फिर इसका स्ट्रॉन्ग रिबटल भी आया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और फिर पुलिस की तरफ से भी कि ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ महीने गुजरने के बाद हम देखते हैं कि संगीन वाक़यात जो है उनमें इजाफा हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें जो है ये कंट्रोल में रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चाहिए। और 2021 उम्मीद करते हैं कि पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सेफ होगा। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सवेरे पाकिस्तान, आप देख रहे हैं। और अब हम आपको एक अच्छी खबर भी दें कि कोरोना वबा के हवाले से पाकिस्तान की आवाम के लिए भी अच्छी खबर है कि अगले 3 माह में वैक्सीन की 12 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। बिल्कुल, हुकूमत ने चीनी कंपनी की 12 लाख कोरोना वैक्सीन खरीदने का फैसला कर लिया है। ट्विटर पर जारी बयान में वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने यह बताया है कि काबीना कमेटी ने फैसला कर लिया है कि इब्तदाई तौर पर चीन की कंपनी से वैक्सीन की 12 लाख खुराकें खरीदी जाएंगी, जो 2021 की पहली सहमाही में फ्रंट लाइन वर्कर्स को मुफ्त मुहैया की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर अगर कोई और बैन अल-अक़वामी तौर पर मंजूर शुदा वैक्सीन इंपोर्ट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। इस ज़मीन में गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने भी ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा था कि कैबिनेट कमेटी के इजलास में 10 लाख कोरोना वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी गई है, जो तमाम फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को फराहम की जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और असद उमर ने मजीद ये लिखा था कि जितनी जल्दी ड्रैप के माहिरीन वैक्सीन की मंजूरी देते हैं, हमारा हदफ जनवरी की पहली सहमाही में वैक्सीन की फराहमी है। जनवरी की इस साल की मेरा ख्याल है कि इस साल की जो सहमाही होगी उसके अंदर इन्होंने करनी है। अच्छी खबर है, फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी आई और फिर असद उमर साहब ने भी थोड़ी सी उसकी तस्दीक कर दी है। तो इस हवाले से बातचीत करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर अकरम से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा, हम बार बार इसका जिक्र करते हैं, वैक्सीन नेशनलिज्म की बात होती है सर, कि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त के वी शुड गेट द वैक्सीन फर्स्ट। तो पाकिस्तान का ये जो इस वक्त जो एक हमें नज़र आ रही है होप कि अगली एक साल की पहली सहमाही में वैक्सीन जो है वो आ जाएगी, ये इसके कितने चांसेस हैं और ये इसकी प्रोक्योरमेंट्स में आपके ख्याल में कितना टाइम लग सकता है, इसके बारे में हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी और अस्सलाम वालेकुम। देखें, मेरा ख्याल है कि ये जो पेंडेमिक है इसको साल से ज़्यादा हो चुका है और पूरी दुनिया को एक उम्मीद की किरण नज़र आई है और वो वैक्सीन की फॉर्म में आई है और मेरा ख्याल है वो वेल फाउंडेड एक उम्मीद है और अल्लाह करे कि हम ये 2021 सबको सेहत का पैगाम लेके आए और ज़िंदगी का पैगाम लेके आए और जो हम 20 लाख के करीब कीमती जाने खो बैठे हैं पिछले साल, अल्लाह करे कि इस साल वो ना हो। तो इसकी जो वैक्सीन का तल्लक है वो तो देखें, जैसे बहुत खुशाइन चीज़ है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे वैक्सीन के ट्रायल हुए हैं और वो ज़ाहिर है मेरी यूनिवर्सिटी ने किए हैं और 18,000 के करीब हमने वॉलंटियर्स को इंजेक्ट किया और बहुत करामत पाया। सो फार जिसको भी वैक्सीन लगी है किसी को भी कोरोना नहीं हुआ इन वॉलंटियर्स में से और साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत मिनिमम हुए, बुखार और वो भी 5% को। तो अभी एंटीबॉडी भी जो देखी गई हैं आउट ऑफ वॉलंटियर्स को जिनको वैक्सीन लगी है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है। अभी ये कहना कब्ल वक्त होगा कि ये किस कदर हमें अल्लाह ताला इसमें शफा देगा और हमें ये प्रोटेक्ट कर पाएगी। हमें ये नहीं पता कि ये एंटीबॉडीज़ का हमारा 4 माह का एक्सपीरियंस है अभी वैक्सीन का कि कब तक रहेंगी, लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि कोई भी इन 39 वैक्सीन में जो दुनिया में इस वक्त जिनके ट्रायल्स हो रहे हैं उनमें 100% कोई भी नहीं है। कोई 95% है, कोई 93% है, कोई 97% है और ये इनके मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं
जैसे वो इस वायरस से जैसे वो आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये जो चाइनीज़ वैक्सीन जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये जो जिस वैक्सीन को पाकिस्तान इस वक्त प्रोक्योर करने जा रहा है, ये वही वैक्सीन है जिसके ट्रायल्स पाकिस्तान में भी किए गए हैं, यानी इसका मतलब है कि पाकिस्तान के लोगों के ऊपर ऑलरेडी टेस्टेड है, जिसको हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बरतानिया में जो फाइजर वैक्सीन लगाई जा रही है उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने और सुनने में आ रहे हैं, उस बारे में भी हमें बताइएगा कि जो कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर अगर इम्पोर्ट करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो अगर वो कोई ऐसी वैक्सीन इम्पोर्ट करते हैं जो कि इतनी इफेक्टिव पूरी दुनिया में नज़र आ रही है कि नहीं है, तो उसके बारे में भी कोई पॉलिसी आपके ख्याल में सोची जा रही है या मौजूद होगी? देखिए 2-3 वैक्सीन विदड्रॉ भी हो चुकी हैं इंटरनेशनली, जैसे एक ऑस्ट्रेलिया की वैक्सीन थी जिससे अफेक्टिव तो थी लेकिन उससे एड्स के टेस्ट पॉजिटिव आने शुरू हो गए थे, तो विदड्रॉ हुई। जहाँ तक फाइज़र की वैक्सीन है, ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है और ये काफ़ी करामत वैक्सीन है, तकरीबन 96% इसका सक्सेस रेट है। लेकिन इसके साथ एनाफिलेक्टिक रिएक्शन चंद लोगों को हुआ यूके में, तो इसलिए उसकी एक रेड लेबलिंग कर दी गई, वार्निंग कर दी गई, लेकिन वो अभी भी बरतानिया में लग रही है। और ये जो वैक्सीन हम जिसका ट्रायल कर रहे हैं उसका नाम है कैनसिनो, जो कैनसिनो कंपनी की है। जो अभी गवर्नमेंट मेरा ख्याल है इम्पोर्ट कर रही है वो सिनोफार्म की है। कोई इतना इसमें फ़र्क नहीं है, दोनों ही स्पाइक प्रोटीन्स पे एक्ट करती हैं। और स्पाइक प्रोटीन्स का फ़ायदा ये है कि अगर वायरस म्यूटेट भी कर जाती है तो मोस्ट लाइकली ये वैक्सीन अफेक्टिव रहेंगी, क्योंकि ये वायरस को टारगेट नहीं कर रही, वारियोम के अंदर के हिस्से को टारगेट नहीं कर रही, ये सिर्फ टारगेट कर रही हैं वो अटैचमेंट सिस्टम जिससे वायरस ने आपकी बॉडी में सांस के ज़रिए जाके अटैच होना है लंग्स में। तो अगर अटैच वायरस नहीं हो पाएगी तो कितनी भी म्यूटेटेड वायरस होगी, कितनी भी डेंजरस होगी, तो आपको नुकसान नहीं पाएगी। तो इसलिए जी डॉक्टर साहब, जिस पे ट्रायल्स किए जा रहे थे, जिस वैक्सीन के ट्रायल्स पाकिस्तान में हो रहे थे, उसका ऑर्डर क्यों नहीं देने जा रही हुकूमत और दूसरी वैक्सीन का ऑर्डर क्यों देने जा रही है? ये फैसला आप कुछ समझ पाए क्यों किया गया? देखिए मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली जो मैं समझता हूं कि तकरीबन कम से कम 12 से 13 बड़ी वाली वैक्सीन जो मेन वैक्सीन फोर फ्रंट पे वैक्सीन हैं, हम तो 3 वैक्सीन का ट्रायल में इन्वॉल्व हैं, वो इस मेरा ख्याल है कि कम से कम 12 से 13 अवेलेबल होंगी। कुछ गवर्नमेंट की परचेजेज़ होंगी, कुछ प्राइवेट सेक्टर की परचेजेज़ होंगी, जैसे बैंक्स हैं, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके चैनल्स हैं, वो अपने लोगों के लिए परचेज़ उनको करना चाहिए। गवर्नमेंट को जैसे उन्होंने तरजीह बनादों पे किया कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, ख़ासकर जो रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनको पहले लगानी चाहिए, क्योंकि एल्डरली लोगों को ये ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट पहले करना चाहिए और फिर अपनी स्ट्रेटजी ज़रूर डिवाइड। जहाँ तक आपका सवाल है, ये मुझे तो इसका इल्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई प्राइस फैक्टर हो सकता है अवेलेबिलिटी फैक्टर हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ये काम नहीं है। यूनिवर्सिटी का काम है रिसर्च करके बताना कि ये हमारी पॉपुलेशन में, लेकिन सर पाकिस्तानियों की जिस्मों में इन्होंने कैसे लाइजॉन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक वैक्सीन यहाँ के लोगों के ऊपर टेस्टेड है तो दैट कैन बी द बेस्ट वैक्सीन जो कि यहाँ के लोगों के लिए सूटेबल हो या सूटेड हो, तो उसको ओवरलुक करना या इग्नोर करना विल नॉट बी अ वाइज थिंग। तो आई थिंक ऑन बोर्ड आप लोग होने चाहिए थे। क्या आप समझते हैं कि ये जो एक लाइजॉन की बात की जाती है कि अगर रिसर्च की जा रही है तो उसको आप इंडस्ट्री के साथ या उसको आप पॉलिसी मेकिंग के साथ कोई तो कनेक्शन करेंगे ना, वरना उस रिसर्च का क्या फ़ायदा जो हुई है वहाँ पर उसको इस्तेमाल ना किया जाए? देखिए मेरा ख्याल है कि उन्होंने ज़रूर किया होगा, रिज़ल्ट उनके पास अवेलेबल हैं जो हमने किए हैं, हर चीज़ इट्स ए पब्लिक। लेकिन मेरा ख्याल है कि हो सकता है, आई एम श्योर कि जो जिस ट्रायल को हमने किया वो भी आएगी और शायद साथ ही आएगी इसकी। ये हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया हुआ है, साइनोफार्म ने भी कर दिया हुआ है, बहुत सारी कंपनीज ने कर दिया है, जो कि अच्छी चीज़ है। सेंस ऑफ कंपटीशन इज़ ऑलवेज गुड। वाई वी शुड डिपेंड ऑन वन वैक्सीन, वाई नॉट 6-7 वैक्सीन जिनको हम खुद टेस्ट, बाकियों को भी। साइनोफार्म भी बाय द वे एक छोटा सा ट्रायल कराची में शुरू हुआ था, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं रहेगी जब वो कमर्शियली अवेलेबल हो जाएगी। अरे सर, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये हमें बता सके कि दिस वैक्सीन जो है इज द बेस्ट, या फिर ये फिर छोड़ दिया जाएगा कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर कि वो सब जो जिसके पास ज़्यादा मीडिया बजट होगा वो ज़्यादा उसकी कैंपेन करेगा कि जी हमारी वैक्सीन तो सबसे अच्छी है, और वो वैक्सीन जो है वो भले उतनी अच्छी ना हो, वो आवाम जो है वो
चूँकि उनके अंदर उसका वो चला जाएगा, एक उनका माइंड सेट हो जाएगा तो उसको ख़रीदेंगे, या फिर गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करेगी कि कौन सी वैक्सीन जो है वो आनी चाहिए, आ रही हैं, उनकी प्राइस क्या होगी, क्या होनी चाहिए और कैसे उसको मैनेज किया जाए? देखें, प्राइसिंग का एक मैकेनिज्म है जो गवर्नमेंट ने करना है, प्राइस कंट्रोल का पूरा एक विंग है ड्रैप में, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में। लेकिन आपकी ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है कि देखें वैक्सीन्स जो हैं वो तो जाहिर है अब compete करेंगी कंपनीज टू एंटर द एमर्जिंग मार्केट्स। तो मेरा ये ख्याल है कि उन जैसे आपने खुद कहा कि बिल्कुल सही आपका था एनालिसिस कि जिन वैक्सीन्स का हमारे लोगों में ट्रायल हुआ हो, अगर एक ट्रायल गोरों में हुआ है, कालों में हुआ है, जापानीज़ चाइनीज़ में हुआ है, तो शायद वो उतना ना एप्लीकेबल हो जितना हमारे अपने ट्रायल्स हों। और मेरा ये ख्याल है कि ये चीज़ कंसिडर होगी अल्टीमेटली। और देखें गवर्नमेंट की परचेज शायद इतनी, देखें मैं आपको बताऊं कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। हमारा टारगेट होना चाहिए कि 75% आबादी वैक्सीनेट हो जाए जल्द से जल्द। 75% बनते हैं 15.5 करोड़। अब 15.5 करोड़ में तो ये 5 लाख इज वेरी स्मॉल टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो इसलिए जब हमारा टारगेट 75% है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर करे, पब्लिक सेक्टर करे, गवर्नमेंट सेक्टर करे, ऑर्गेनाइजेशंस करें, हॉस्पिटल्स करें, दिस इज ए बिग चैलेंज। और अगर ये हम अचीव कर जाएं 2021 में तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को सिर्फ देखें वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है, उसकी कोल्ड चेन है, उसकी रेगुलेशन है, उसके बाद उसकी रिस्पॉन्स देखना है, फॉलो अप करना है इन लोगों का जिनको ये लगेगी। जितनी वैक्सीन आएंगी वो ज्यादा अच्छी बात है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको पता है UHS, और बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़रूरी और अहम जो मालूमात थी वो आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। एक प्लेसबो इफेक्ट भी होता है, वो होता है ये कि आप ये समझते हैं कि आपने तो गोली खा ली है और उसके वो जो असरात होते हैं ना, उसी की वजह से आप समझ लेते हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन असल में उस गोली में असर है कि नहीं है, इसका तयन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कोविड का जो मामला है ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इट्स नॉट जस्ट अनदर डिजीज़ के जो हैंडल हो जाए। जब तक इसके ज़्यादातर लोग इसके खिलाफ वैक्सीनेटेड, मौसर वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, तब तक इसका खतरा जो है वो टलेगा नहीं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा जो मेरा ख्याल है कि मैं भी फोकस कर रहा था, फरा भी देख रही थी, आप सब भी देख रहे थे कि हमारा ये साल कैसा गुजरा था, गुजरा कैसा था वो तो हमने देख लिया। और हमारे स्टार्स इस बारे में क्या कहते हैं? क्या स्पाइसेस का ये साल अच्छा होने जा रहा है, या फिर हम इसमें टाइम ही नहीं वेस्ट करते ना, जल्दी से हुमायूं महबूब साहब के साथ तरफ चलते हैं। इससे कि जब हम नाम लेते हैं हुमायूं महबूब तो सब लोगों को पता है कि हमें सब कुछ ही वो बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं महबूब साहब, गुड मॉर्निंग, और आपको भी नया साल मुबारक हो। हमें जल्दी से बता दीजिए नया साल जो है कैसा है? आपको भी नया साल देखें इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट है, मुल्क के लिए हमारे ये है कि नए साल के अंदर इकॉनमी में थोड़ी सी बेहतरी हो जाएगी, मगर ग्लोबली दुनिया के अंदर ये अनरेस्ट और अनसर्टेनिटी पैदा करेगा, स्पेशली मुख्तलिफ जोन्स के अंदर। ये वॉर वाली जो एक मिथ होती है ना, इसको जंगी सूरत हाल इसको एग्रीवेट करेगा। और जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक़ है, मैंने जैसा कि लास्ट ईयर कहा था इनकी इकोनॉमी पे बहुत सीवियर डेंट पड़ेगा, तो इंशाल्लाह इस साल भी इंडिया में आप देखेंगी। आप लोगों से मुराद मेरी अवाम है, पाकिस्तान की महंगाई की बात करते थे ना, आप देखिएगा इस साल इंडिया में जो फूड कमोडिटीज़ के ऊपर और यूटिलिटी की चीज़ों पर जो महंगाई आएगी तो वहाँ आपको लोगों की चीखें सुनाई देंगी। और ख़ास तौर पर ये हमारे जनवरी से लेकर 28 मार्च तक ये हमारी आर्मी को, हमारी एजेंसीज़ को ख्याल रखना चाहिए दुश्मन के हवाले से। फिर उसके बाद जो 14 अप्रैल ऑनवर्ड सिचुएशन डेवलप होगी, उसमें दुश्मन कोई बुज़दिलाना शरंगेज़ हरकत कर सकता है और हमें अपनी आबी सरहदों और ज़मीनी सरहदों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सही। अब अगर आपसे रिक्वेस्ट करें कि पाकिस्तान के लिए जी के मुख्तलिफ ये जो एक चीज़ और बोल दूँ अगर जी आपकी इजाज़त हो तो। जी फरमाइए। जी मैंने अर्ज़ किया था
लास्ट ईयर के इमरान खान साहब के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये मुश्किल साल होंगे, लेकिन अल्लाह करम करेगा और सरवाइव कर जाएंगे। तो जहाँ तक एक मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ अल्लाह के भरोसे पे आपसे और पंचन पाक के सदक़े कि खान साहब इस तहरीक से नहीं जाएंगे। अच्छा। वो अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश के तहत चाहे असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दें, चाहे वो खुद छोड़ दें, ये तो हो सकता है, लेकिन इन लोगों की वजह से या इनकी मूवमेंट की वजह से उनको कोई डेंट नहीं पड़ेगा। यानी आप हुकूमत में तब्दीली देख रहे हैं इस साल, चांसेस मौजूद हैं? देखिए, तब्दीली इन दैट सेंस, अब आपने मेरी जुमले पे गौर नहीं किया। मैंने कहा एज पर डिजायर ऑफ मिस्टर इमरान खान, ठीक, वो अगर खुद करते कोई नया सिस्टम, नया सेटअप बनाने के लिए असेंबली, मैंने इतना खुल के बोला असेंबलियां डिसॉल्व कर दे, खुद कर दे, वो तो इम्कान बन सकता है, मगर कि जैसे एक मूवमेंट चल रही है उनको उठा के फेंक दें और उनको बाहर निकाल दें, ये मुझे नहीं लगता और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये फिर वो रिवायत पड़ जाएगी जो मुल्क के लिए बहुत गलत और ख़तरनाक होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आपसे बहुत सारे लोग जो कि आपको जानते हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि उनके लिए साल कैसा रहेगा। सो सबसे पहले अगर हम शुरू करें अपने पहले सनसाइन से। हाँ, एरीज वालों के लिए ये साल जो है थोड़ी सी आपके लिए कश्मकश का दौर होगा। डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, प्रॉब्लम आएगा, मगर चेंज ऑफ रेजिडेंस और चेंज ऑफ प्रोफेशन या कोई न्यू असाइनमेंट, इसका जो है इम्कान बनेगा। और आप लोगों को अपने पेरेंट्स जो माँ बाप हैं इनकी सेहत का ख्याल रखें। ठीक है। नंबर 2 पे है हमारा टॉरस, बुर्ज सौर। बुर्ज सौर वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि एक जो मुश्किल और कठिनाइयाँ आपके ऊपर चल रही थी उसमें कमी वाक़ई होना शुरू हो जाएगी, और आपके अगर आप किसी गैर मुल्की सफ़र के लिए मुतमन्नी है या आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ था, तो मार्च ऑनवर्ड वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी और फाइनेंशियली थोड़ी सी चीज़ों में बेहतरी आने लगेगी। नंबर 3 हम चलते हैं बुर्ज जोज़ा जेमिनी की जानिब। तो जेमिनी वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये जो अभी सन इक्लिप्स हुआ है, सूरज का ग्रहण लगा है, इसका इफेक्ट नेक्स्ट 5 मंथ तक, अभी 6 मंथ तक रहेगा। तो आप अगर कोई क्रॉनिक बीमारी का शिकार हैं तो वो एग्रीवेट हो सकती है, उसका ख्याल रखिए। और दूसरा, अगर आपकी कोई पार्टनरशिप या गैर मुल्कियों के साथ कोई एक्सपेक्टेशन है तो वो पूरी हो सकती है बहुक्म अल्लाह। और चौथे नंबर पे हमारा है बुर्ज सरतान, कैंसर। कैंसर वालों को मैं ये कहूँगा कि अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करें। ठीक है। और कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो उसको डॉक्यूमेंटेड करें, एग्रीमेंट ज़ब्त तहरीर में लाएं उसको, और किसी पे ब्लाइंड फेथ मत कीजिए। और थोड़ा सा जो अगर आपके कोई पुराने मामलात लिटिगेशन में चल रहे हैं तो उसको थोड़ा सा लिंगर ऑन कीजिए। 5वां हमारा बुर्ज हो गया बुर्ज असद, लियो। तो लियो वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि वैसे ओवरऑल आपके लिए माशाल्लाह से अच्छा रहेगा, अल्लाह ने चाहा तो, मगर थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का ख्याल, कोई एडवेंचर, कोई थ्रिल करने की कोशिश ना कीजिएगा, वरना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। और अपनी इन्वेस्टमेंट में ख़ास तौर पे एक स्पेकुलेशन वाली इन्वेस्टमेंट, यानी जैसे होता है ना स्टॉक मार्केट, सट्टा, या ये जो भी दुनिया भर में चीज़ों, जिस कमोडिटी के ऊपर होता है, ये उससे अवॉइड कीजिएगा। मगर आपको अपनी सर्विसेज, अपनी मुलाजमत, अपने कारोबार में बेहतरी नज़र आएगी बहुक्म अल्लाह। इसके बाद हमारा छठा बुर्ज है बुर्ज सुमला, विर्गो। विर्गो वालों को मैं ये कहूँगा अब आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। काम, फाइनेंशियल चीज़ों में अगर कोई अटकाव महसूस कर रहे थे तो उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अगर आपके रूमानवी मामलात सर्द मोहरी का शिकार हो गए थे तो उनमें कुछ आपको जिसे ये कह लें हिलजुल नज़र आएगी। प्लस आपको अपने बच्चों के हवाले से उनके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, और आपको फोकस रहना है ख़ास तौर पर अपनी जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें ये ना कीजिएगा कि अपनी सोचों का
फोकस रखिएगा, एक तरफ मरकूज रखिएगा अपनी तवज्जो। तो ये 6 बुर्ज हो गए। अब बकिया 6 बुर्ज भी इसी सेंस में बताऊं आपको, इसी सीक्वेंस में बताऊं? जी जी प्लीज, हम अतन गोश हैं। अच्छा, 7वां बुर्ज है हमारा बुर्ज मीज़ान लिब्रा। लिब्रा वालों को मैं ये कहूँगा, आप ख़ास तौर पर आपकी रिहाइश में कोई तब्दीली का इम्कान बन सकता है, आपके असाइनमेंट में तब्दीली हो सकती है, आपका ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इम्कान बन सकता है, और आपको अपनी वालदा की सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा कि आपने जो भी अपने मामलात हैं, अगर वो अदालत में ज़ेर समात हैं, कोई मुकदमात हैं, तो उसको ज़रा थोड़ा सा तूल दीजिए। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा रुक जाइए। स्टेटस को में जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें चलने दीजिए, और ख़ास तौर पर अपनी स्किन और अपने ENT के पोर्शन का इसका ख्याल रखिएगा। बाकी मेरा रब करम करने वाला है। 8वां हमारा बुर्ज है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों को मैं ये कहूँगा कि आपके लिए मिली जुली कैफियत रहेगी। कुछ चीज़ें जो लॉन्ग रन है या जिनकी एक्सपेक्टेशन आपको ये है कि थोड़े अरसे के बाद होंगी, उसमें कामयाबी मिलने का इम्कान है, मगर जो रैपिड चीज़ें या जिनका इमीडिएट आपको रिज़ल्ट मिलना है वो थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार हो जाएंगी। और ये वो दौर है बहुक्म अल्लाह कि अगर आप अपनी अक्ल व दानिश से फ़ैसले करें अपने कारोबार के हवाले से, तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतर रिज़ल्ट आएंगे। इसके लॉन्ग रन, ये जो लंबी रेस के जो घोड़े होते हैं ना, मैं उस सेंस में बता रहा हूँ। और अज़दवाजी मामलात में आपके, अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो कोई रिश्ता प्रपोज़ल आने का इम्कान बनेगा। उसके अलावा अल्लाह आपका भला करे, माशाल्लाह ओवरऑल ठीक रहेगा आपके लिए। चलें, फरा खुश हो गई हैं, ये जो आपने सारी बातें कही हैं, फरा इससे खुश हो गई हैं। फरा का स्टार भी यही है। अच्छा, फरा का इसरार ये तो फरा जी को बता दीजिए, ये पिछले 3-4 महीने ऐसे थे जहां आपके चेंज ऑफ प्रोफेशन, चेंज ऑफ रेजिडेंस, असाइनमेंट में तब्दीली या जिंदगी के कोई नई गुजरगाह के ऊपर वो गामजन हो सकती हैं, और ये चल रहा है ऑलरेडी इनका दौर। और दूसरा, फरा जी अपनी वालदा की ख़ास तौर पे उनके, अगर अल्लाह ना करे उन्हें आर्थराइटिस या टांगों से या कमर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका ख्याल कीजिएगा। ठीक है, शुक्रिया। और इसके बाद है हमारा नवा बुर्ज बुर्ज कौस सजिटेरियस। सजिटेरियस वालों को मैं ये कहूँगा कि आपके लिए कभी खुशी कभी गम वाली कैफियत अभी चलेगी। कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये काम हो जाएंगे, फिर वो अचानक डिले में चले जाएंगे। ऐसा होता है ना, जैसे चॉकलेट सामने नज़र आ रही है और मैं उसे उठाने जा रहा हूँ, उठाता हूँ तो या तो वो कीचड़ में गिर जाती है या कोई पीछे पुल कर लेता है। तो इस किस्म की कैफियत रहेगी, लेकिन मार्च के बाद ऑनवर्ड आपके लिए चीज़ों में इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आने लगेगी। और इसके बाद हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जद्दी, जिसको कहते हैं कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मैं ये कहूँगा आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि आपकी एक तो 60 चल रही है, ऊपर से आपके प्लैनेट इस वक्त इतनी फेवरेबल पोजीशन में नहीं है। तो कंफ्यूज मत होइए, दिमाग से फैसला कीजिए और भले उसमें टाइम लीजिए, और किसी पर फाइनेंशियल ट्रस्ट मत कीजिएगा इस वक्त, क्योंकि ये बहुत दौर होता है जहां इंसान इन्वेस्टमेंट करके या उधार देके उसको प्रॉपर रिकवरी नहीं हो पाती। इसके बाद है हमारा बुर्ज 11वां बुर्ज जिसको एक्वेरियस कहते हैं, लेकिन लोग उसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, उर्दू में दल्लू दल्लू करते हैं। उसका असल वर्ड है दल, क्योंकि ये अरबी के लफ्ज़ हैं। तो बुर्ज दल वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप खातून खाना हैं या आप शौहर हैं, तो आप लोगों ने अपने पार्टनर की सेहत का ख्याल रखना है, और ख़ास तौर पर आप जो है फाइनेंशियल मामलात में तो कुछ बेहतरी रहेगी, क्योंकि गिरन के अफेक्ट आपके ऊपर कुछ और आएंगे, मगर अपने बच्चों की सेहत का और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। ये वो दौर होता है जहाँ इंसान को, क्योंकि सैटर्न लेसन गिवर है, तो जो कोताहियाँ या जो आपसे प्रॉब्लम में आप गलत फैसले करते हैं, उनकी मकाफात अमल का दौर चल रहा होता है ये। इसके बाद हम चलते हैं 12वां बुर्ज, हमारा आखिरी बुर्ज बुर्ज हूत पाइसेस।
स्पाइसेस वालों को मैं ये कहूँगा, अल्लाह मेहरबान तो बंदा पहलवान है, क्योंकि मैं वो जो इसका दूसरा जुमला है वो मैंने इसको थोड़ा सा इसमें तरमीम कर दी। तो ये बहुत और होता है कि आपके रूहानी सफ़र, ज़िंदगी में फाइनेंशियल खुशियाँ, अगर घर के अंदर कोई ऑस्पिशियस इवेंट यानी शादी ब्याह की तकरीबात या लोगों में आपका पब्लिक रिलेशनिंग बढ़ना, समाजी लिहाज से आपके बुलंद होने का दौर, और ज़िंदगी में ये वो दौर चल रहा है जो अब अगले 27 साल के बाद आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो ये वो दौर है जहाँ पे कुदरत आपको मौक़े फराहम करेगी, और अब ये आपका इख्तियार अल्लाह ने जो दिया है कि उसको आप कितना यूटिलाइज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन हम आपसे कुछ और भी जानना चाहेंगे कि ये साल पाकिस्तान के लिए मौशी तौर पे कैसा रहेगा, अवाम के लिए क्या महंगाई से रिलीफ मिलेगा, उनकी खुशी खुशहाली भी आपको नज़र आ रही है? देखें फरा जी, महंगाई तो थोड़ी सी कम होगी इंशाल्लाह, और लेकिन ग्लोबली जो है ना दुनिया में एक इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आएगा। ये ऐसा दौर होता है जिसमें बड़े बड़े मालियाती इदारे या बैंक कोलैप्स हो जाते हैं, तो उसका थोड़ा बहुत अगर बारिश होती है तो कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान पे पहले भी अल्लाह ने करम किया है, अल्लाह करम करेगा। लेकिन 2019 के बाद से लेकर 2027 तक पाकिस्तान की आजमाइशों का ऑफ एंड ऑन दौर चल रहा है, मगर 2028 के बाद पाकिस्तान को रब्बुल इज़्ज़त इतना तवाना करेगा कि इसकी हाँ में हाँ और इसकी ना में ना होगी। ठीक, अल्लाह करे कि वो दिन जो है वो जल्द आए। थोड़ी थोड़ी आप अपनी आंखों से देखेंगी, और देखें मैं 2012 से कहता था दुनिया 2 नए ब्लॉक्स में तब्दील होगी कि एक इस तरफ एक उस तरफ, वो तो अब दुनिया को नज़र आ रहा है, और जो वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कहा था वो भी आपको नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान सही सिम्त में चल पड़ा है आगे। बस प्रॉब्लम पता है कहाँ होता है, जब अपनी मुल्क की अंदरूनी चीज़ों में खलफशार या अनसर्टेनिटी पैदा की जाए। मगर एक चीज़ का ख्याल रखना है, मैं अपने अस्करी इदारों को ये कहूँगा कि हमारा दुश्मन जो कि बदनीयत है, बदकिस्मती से, क्योंकि पड़ोसी नहीं बदला जाता, दोस्त बदल जाते हैं, ये प्रॉक्सीज अपनी शरंगेजियाँ पाकिस्तानी शहरों, पाकिस्तान के जो मेगा सिटीज़ हैं उनमें करने की कोशिश करेंगे। मगर अल्लाह ताला के करम से इंशाल्लाह अल्लाह अपना रहम फरमाएगा और हमारे जो एजेंसी हैं उस पर काबू पाएंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है हुमायूं महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मुआशी तज्ज़ियाकार डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि 2021 में मईशत कैसी रहेगी, गरीब आदमी को कितना रिलीफ मिलेगा। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। क्या पाकिस्तान रवा माली साल के दौरान जो तकरीबन 5000 अरब रुपए का टैक्स हदफ रखा गया है वो हासिल कर पाएगा, कुछ बेहतरी आएगी? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि 5000 का हदफ हासिल करने के लिए कम से कम 24 से 25% ग्रोथ होनी चाहिए रेवेन्यू में पिछले साल के मुकाबले में। लेकिन ये है कि अब तक जो 5 महीने का नंबर आया है, इससे तो सिर्फ ये लग रहा है कि हमने सिर्फ 4 या 5% इसमें ग्रोथ है। तो रिमेनिंग 7 मंथ्स में तकरीबन हमें कोई 40% के करीब ग्रोथ चाहिए होंगे, तो जो मुश्किल नज़र आता है। देखिए, ये हकीकत है कि हम दुनिया की इकॉनमी जो है वो स्लो डाउन हो गई है, पाकिस्तान की भी स्लो डाउन हुई है। लिहाजा एक इकॉनमी जो पिछले साल श्रिंक कर गई थी, अब उसमें थोड़ी बहुत सी एक्टिविटी आई है। 2% अगर इसके ग्रोथ होते हैं, 2 से 2.5%, तो वहाँ से 24-25% ग्रोथ लेना तो एक नामुमकिनात में से था। मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था जो अखबार में छपा, और मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक अगर FBR 4250 से लेकर 4300 अरब अगर कर ले, यानी 4250 बिलियन से लेकर 4300 बिलियन अगर ये कर ले, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ दिस कंट्री।
अच्छा, लेकिन सर हुकूमत के मुताबिक तो टेक्सटाइल, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन से मुतालिक सनतें जो ये फल फूल रही हैं और वो ये प्रियाप भी कर रहे हैं कि इसकी वजह से बड़ी मौशी इस्तेहकाम भी आएगा, जॉब्स भी मिलेंगी, चीज़ें भी बेहतर होंगी। तो आप ये सब कुछ देख रहे हैं 2021 में? देखिए, ये जो हमारे जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसका आप कह रहे हैं, ये कोविड की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ हो गया था पिछले साल। ये तकरीबन 10% नेगेटिव हो गया था, यानी कि पूरी इंडस्ट्री श्रिंक कर गई थी 10% के करीब। लेकिन इस माली साल में हमें इसमें बेहतरी नज़र आ रही है और हम जो नीचे चले गए थे, नीचे से हम ऊपर की सतह पे आ रहे हैं। लेकिन हम अभी भी पिछले साल के बराबर नहीं पहुंचे हैं। हम नीचे से ज़रूर ऊपर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन अभी हम इवन जो कंपेयर टू लास्ट ईयर उसके बराबर भी हम अभी नहीं पहुंचे हैं। तो हमें एक्टिविटी नज़र आ रही है, टेक्सटाइल सेक्टर में नज़र आ रही है, सीमेंट सेक्टर में नज़र आ रही है, कुछ ऑटोमोबाइल्स भी हमारे बिक रहे हैं। तो हम नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, जो बहुत नीचे चले गए थे। लेकिन अभी हमें वक्त लगेगा पिछले साल के मुकाबले से ऊपर जाने के सिलसिले में। तो शायद 2021-22 का जो माली साल आएगा, जो अगला माली साल होगा, उसमें अगर यही इसी किस्म से बेहतरी के असरात जो अभी नज़र आ रहे हैं वो चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम और भी हमारी इंडस्ट्रीज़ में एक्सपेंशन भी होगी और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग फिर पॉजिटिव ग्रोथ में भी आएगा और माजी से ज़्यादा ऊपर जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, और ये मैं बहुत ज़ोर देकर कह रहा हूँ कि ये जितनी भी बेहतरी हमें नज़र आ रही है सनती पैदावार में, जिसका भी मैंने जिक्र किया है, ये मरहून मिन्नत है IMF प्रोग्राम की सस्पेंशन की। IMF का प्रोग्राम फरवरी 2020 से सस्पेंडेड है। बिल्कुल ठीक है। क्या 2021 में आप देख साहब कि महंगाई कम हो सकेगी? क्या रोजगार के नए मौके पैदा हो सकेंगे? क्या आम आदमी की जिंदगी में कुछ बेहतरी आएगी? आप क्या देख रहे हैं? देखिए, अगले साल का तो मैंने आपको बताया कि अफरात ज़र जो है ना, हमारे यहाँ जो महंगाई बढ़ी हुई है ना, ये सिर्फ खाने पीने की चीज़ों में है। आलू, प्याज, टमाटर, दाल, चावल, चीनी, घी, तेल, ये इसमें है जो आम आदमी को असर करता है। नॉन फूड इन्फ्लेशन जो है हमारा, वो तो तकरीबन 4% के करीब आया हुआ है, जो एक ना होने के बराबर है। तो ये सिर्फ और सिर्फ फूड इन्फ्लेशन है जो तकरीबन अभी भी डबल डिजिट में है। देखिए, ये फूड इन्फ्लेशन भी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। 10-12% अगर फूड इन्फ्लेशन है उतना मैटर नहीं करेगा अगर आम आदमी के आमदनी में भी इजाफा होता रहे। मुश्किल ये हो गया है कि आम आदमी की आमदनी में तो इजाफा नहीं हुआ, महंगाई में अगर 5% भी इजाफा हो जाए तो वो भी प्रेशर डाल देता है। ये तो बहुत अरसे तक 10-12%, 12%, 13%, 14% पे फूड इन्फ्लेशन रहा ओवरऑल पाकिस्तान की। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि कोई ना कोई रेजोल्यूशन तो आपने ज़रूर बनाया होगा। अगर 10 लोगों से पूछा जाए तो 7 का रेजोल्यूशन कम से कम वज़न कम करना ज़रूर होता है। उन 7 में मैं भी हूँ। अच्छा, मैं भी शामिल हूँ। यही रेजोल्यूशन है इस साल की। मुझे वैसे हैरत होती है उन लोगों पे जिनको ज़रूरत नहीं होती फिर भी वो कह रहे तो वज़न कम करना है। लेकिन चलें, सेहत के लिए अच्छा है कि आपका वज़न जो है वो एक रेंज के अंदर है। कैसे करना है ये, उसके लिए हम हैं ना। हाँ, अब हम हैं ना, हम आपको मिलवाएंगे उन लोगों से जो आपको ये बताएंगे कि कैसे कम करना है और कैसे कम नहीं करना। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट रहमान अब्बास साहब मौजूद हैं और माहिर ग़िज़ाइयत अरीज हारून हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम, गुड मॉर्निंग, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले रहमान हमें ये बता दें कि क्या सिर्फ अपनी डाइट कंट्रोल करके खुद आप फिट रह सकते हैं या फिर थोड़ी बहुत वर्जिश करनी पड़ती है?
जी अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? ठीक हैं? और नया साल मुबारक, नई खुशियाँ लाए और हम सबको फिट रहने की भी थोड़ा सा हिम्मत भी दे, अवेयरनेस भी हो। यस, खाने के साथ साथ हमें थोड़ी सी मूवमेंट भी चाहिए, हिलना भी चाहिए, क्योंकि हिले बगैर तो वेट कम नहीं होगा। अब ये है कि डाइट क्या करते हैं कि डाइट को फुली कंट्रोल करके बैठ जाते हैं और हिलते नहीं है। जब तक मसल मूव नहीं होंगे, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगी, तो वेट कैसे कम होगा? तो इसलिए 60% to 70% डाइट है, तो 30% मूवमेंट भी है। क्या कहते हैं ना, वो चलती का नाम गाड़ी, ये तो चलते रहना चाहिए इसके साथ साथ। तो मेरा तो मैसेज तो यही है कि मूवमेंट अपनी थोड़ी बनाए। वैसे भी 20 में लोगों को बहुत अवेयरनेस हो चुकी हुई कि अपना ख्याल कैसे रखना है, अवेयरनेस हो चुकी है। पहले तो इन्हें पता ही नहीं था कि इम्यूनिटी क्या है, खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो चुकी हुई है और लोग अपनी सेहत का ख्याल ज्यादा रख रहे हैं बने जो पहले टाइम जो गुजरा है ना, क्योंकि पहले लोगों को नहीं था पता, तो वो बस ऊपर से गुजार देते थे, बस कर लेंगे जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब ये है कि डाइट के साथ साथ वर्कआउट का भी ख्याल रखें, तो इसलिए दोनों चीजें जरूरी है, एक नहीं। कुछ लोग जिम जाना भी नहीं चाह रहे हैं इस कोविड के दिनों में, तो फिर वो घर में क्या कर सकते हैं? सवाल ऐसा है कि अब सबको जानना जरूरी है। की बात बताऊं, बड़ा इजी कि घर में बैठ के हम कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो घर के काम शुरू करें, तो पेरेंट्स है ना वो बच्चों को काम लगा, अगर ऊपर जाना है तो नीचे उनको लगाएं ताकि स्टेप स्टेपर्स चलते रहे। उसके बाद आपने रात सोने से पहले कोई कार्बोनेटेड चीज नहीं लेनी, कोई फैट वाली चीज नहीं खानी, नॉर्मली प्रोटीन फूड लें और थोड़ी सी भूख रखें। उसके बाद सोने से पहले मैं तो चाहता हूँ कि पेरेंट्स बच्चों को कहें कि बेटा ये सामान लेके ताकि बॉडी आपको उठाएं और थोड़ी सी जो बॉडी स्ट्रेचिंग है वो करते हैं। ये इजी सिंपल, जिसमें किसी को सोचने की जरूरत नहीं कि क्या प्लान करना पड़ेगा, 2 चीजों को बस फॉलो करना है। एक, रात को आपने फैट या कोई ऑयली या कार्बोनेटेड चीज में मतलब कि चावल खा के नहीं सो जाने, कोई दलिया इस तरह की चीजें खा के नहीं सोना, लाइट फूड आपने खाना है फर्स्ट, ये सीक्रेट्स हैं। उसके बाद सोने से पहले थोड़ी सी मूवमेंट चले, स्टेप लेने जाएं, ऊपर वाले रूम में कुछ सामान है, कोई काम है, उसको उठा के नीचे ले आए, फिर ऊपर चले जाएं। तो ये फुल बॉडी वर्कआउट है, तो मूवमेंट हमारी होती जाएगी। ये इजी सीक्रेट वर्कआउट है। हाँ, उसके साथ अब कुछ चीजें जो हमने प्लस करनी है वो ये है कि मॉर्निंग आप उठें और हमारी मूवमेंट स्टार्ट हो जाए, स्ट्रेचिंग करें, इजी वर्कआउट। जब तक आप बेसिक क्रॉस नहीं करेंगे आप बाकी वर्कआउट नहीं कर सकते। आपको बेसिक क्रॉस करनी पड़ेगी, उसके बाद थोड़ा सा लेवल अप होता है, फिर उसके बाद और अप होता है। अब अगर हम ये सोचें कि हम डायरेक्टली एडवांस स्टेज में पहुंच जाए तो ये कभी भी मुमकिन नहीं। फर्स्ट स्टेज, चाहे मैं फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट करूं, आप करें, कोई भी करे, तो ये उसकी फर्स्ट स्टेज है जिसको हमें क्रॉस करना है ताकि हमारी बॉडी जो है एक्टिव हो जाए, सर्कुलेशन हो, क्योंकि जब तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं है तो फैट आगे मूव नहीं करेगी। ठीक है अरीज, ठीक है अरीज, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खाया जाए, क्योंकि हमारा डाइट पैटर्न इतना चेंज हो गया है, हम इतनी जंक खाते हैं, इतनी मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएं जो कि पहले नहीं खाई जाती थी अब खाई जाती हैं, तो उन सब के साथ वज़न कम करने के लिए क्या गाइडलाइन आपकी? देखिए, वजन कम करना ना बहुत मुश्किल काम भी नहीं है और आसान भी नहीं है। तो बेसिकली हमें वो चीज़ करनी होती है जो हमारी लाइफस्टाइल से मैच करती हो। कभी भी जो फैट डाइट्स आती है ना, उन पे नहीं जाना चाहिए। फैट डाइट्स हमें क्या करती है कि हम उनको थोड़े अर्से के लिए फॉलो करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। जो हमारी नॉर्मल रूटीन है, जो डेली हमारे कल्चर के अकॉर्डिंगली डाइट्स होती हैं, हमारी सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हम उनको जितना अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करेंगे उतना अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा। तो कभी भी बहुत मुश्किल डाइट्स नहीं करनी चाहिए, इजी टू फॉलो डाइट्स होनी चाहिए, और वो डाइट्स होनी चाहिए जो आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हैं। जिससे बहुत जैसे हम लोगों के नाश्ते में पराठा होता है, तो मैं अपने क्लाइंट्स को ये कहती हूँ कि आप अपने 4 कंपोनेंट्स जो बेसिक मैक्रोज हैं, कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, आपके वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये आप अपने नाश्ते में ज़रूर किसी तरीके से डालें। फिर जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है, आप अपने कार्ब्स कम करते जाते हैं, आप हाई प्रोटीन ज़्यादा लेते जाते हैं। ये बहुत इजी भी होती है, हमारे कल्चर के साथ भी रहती है, क्योंकि हम लोगों का नाश्ता नॉर्मली हैवी होता है। रात को हम लोग कुछ लोग होते हैं टिक्के खाने का, निहारी खाने का, तो उसको किस तरीके से बैलेंस करना है, वो कितनी क्वांटिटी में लेना है, क्या करना है, तो ये चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए। बहुत जो फैंसी डाइट्स होती है ना, जैसे कीटो का बहुत ट्रेंड चला था, वो चीज़ हम लोग लाइफ लॉन्ग नहीं फॉलो कर सकते, हमारे कल्चर में नहीं है वो।
बिल्कुल ठीक है। अरीज हमारे साथ मौजूद थी, रहमान हमारे साथ मौजूद थे। मैं बता रहे थे कि वज़न अगर आपने कम करना है तो कैसे करना, और डाइट आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करनी कि 2 दिन कुछ नहीं खाना और फिर तीसरे दिन दबा के खाना। और एक और चीज़ हमसा कहा गया, 3 फैक्टर्स के ऊपर बात की गई कि कौन से 3 फैक्टर्स अहम है कि अच्छी ग़िज़ा, वर्कआउट या अच्छी नींद। तो बहुत सारे लोगों का जहन नींद की तरफ नहीं गया, जबकि आपको पता है कि एक अच्छी नींद, 8 घंटे की नींद आपको दोबारा जिंदा कर देती है। ये जो अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाए में, इसमें 8 घंटे की नींद पूरी करना जो है वो शुरू कर दें और आप देखें आपका वजन कैसे मैनेज होता है और आपके बाकी मामलात कैसे मैनेज होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको सुपरस्टार से मिलाने लगे हैं। नाम हम नहीं भी बताएंगे तो आप सब जानते हैं, जैसे ही आप उनको स्क्रीन पे देखेंगे आप सब उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और आज हमने हादिया को बुलाया यहाँ पर और हादिया को कहा है कि हमें थोड़ा सा वक्त दें और हमें बताएं कि बंदा सुपरस्टार कैसे बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम हादिया, कैसी हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। नया साल मुबारक हो आपको। आपको भी। हादिया की क्या प्लान्स हैं 2021 के? बस मैं चाहती हूँ कि इस दफ़ा कोरोना जो है वो ख़त्म हो जाए ताकि हम फिर से हैप्पी लाइफ जिएं। आमीन। ये तो हम सबकी मुश्तरका दुआ है हादिया जी। सो मैं भी बहुत सारे लोगों की तरह हादिया के वजह से ग्रेट फैंस में से हूँ। आप जो है ना वो जिसे कहते हैं, मुझे तो यकीन आ जाता है कि स्टार्स पैदा होते हैं, हाँ। बनाए नहीं जा सकते। यू आर बॉर्न। मैं तो हादिया की उम्र पूछना चाह रहा हूँ कि हमें साथ साथ पता लगता जाए ना। हादिया इस वक्त उम्र कितनी है? 10 ईयर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो सोनू निगम वाली आप वीडियो मैंने देखी थी, वो तो रो रहे थे जिस तरह से उन्होंने आपका बोल हु सुना। क्या कोई कांटेक्ट भी होता है? जो बड़े सिंगर सुनते हैं वो कांटेक्ट करते हैं? जी, मैं आपको पता होगा कि मेरे उनके साथ लाइव कॉल हुई थी, तो वो बहुत अच्छे हैं। और मैं तो जब उन्होंने वीडियो शेयर की तो मैं एकदम से शौक रह गई। मैंने कहा ये इतने बड़े सिंगर मेरे किस तरह वीडियो देख सकते हैं, इतने बड़े सिंगर, इतने बड़े उस्ताद। तो मैंने मतलब कि ना मैं सोच रही थी कि यार किस तरह हो गए। फिर जब उन्होंने लाइव कॉल पे बात की तो वो बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे थे। तो इस सुपरस्टार को ऑफर्स भी आती हैं? जी। अच्छा। इन्हें ऑफर्स की कमी है? अभी आपको पता होगा कि लक्सस्टाइल अवार्ड मैंने विन किए, तो वो कल लगा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि मैंने विन किया था और लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, आप डॉक्टर भी बनना है? जी। जरूरी है जी। ये घर वालों की तरफ से जरूरी है या अपनी तरफ से? अपनी तरफ से जरूरी। और ये गाना और ये सब कुछ ये भी अपनी तरफ से? जी। 2 मुश्किल मुख्तलिफ शोबे जो हैं वो आप कर लोगी? इतनी हिम्मत है? जी। वेरी गुड, माशाल्लाह। गुड लक टू यू। अल्लाह ताला आपको कामयाब कामयाब। बोल हु सुनना है मैंने तो, बोल हु आप हमें सुना दें, सबको सुना दें। रे सारे नी सा धा नी रे सा विच सजदे सोच किसे होर दी क्यों दिल में तेरे दर्द है रोग है क्यों क्या है तू क्यों है तू सोच जरा लड़ जा अपनी ये जंग तू
कर दे सबको ही दंग तू, बना ले छोटी सी दुनिया, हो जा मस्त मलंग तू। बोल हूँ बोल हूँ बोल तू अल्लाह सुनते जाएं और बस सुनते जाएं, हादिया गाती जाए। इतना अच्छा माशाल्लाह से आप गाती हैं, इतनी आसानी से कैसे गा लेती हैं? मेरे रोंगटे खड़े हो गए जो आपने गाया। इतना आपका माशाल्लाह स्केल अच्छा है, सुर अच्छा है, और आपके हाथों में सुर चल रहा होता है भाई। आपने जो सुर लगाना होता है आप उसकी जगह दिखा रही होती हो कि अच्छा मैं वहाँ पे जा रही हूँ। और एक्सप्रेशन फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी बड़े खूबसूरत साथ साथ तब्दील हो रहे होते हैं। अब हम आपसे मैडम को ना सुने ये तो हो ही नहीं सकता। हम चाहेंगे कि आप मैडम नूर जहां का भी हमें कोई गाना सुना। चलो मैं आपको सुनाती हूँ, जदों होली जलाना मेरा नाम। हाँ प्लीज। हाय हाय जदों होली जलाना मेरा नाम, जदों होली जलाना मेरा नाम, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों होली जलाना मेरा नाम, सुनिए तू कूक मेरी सुन कदी हुक वे, सुन कदी हुक वे, मेरे नाले हो जिया करना सुलूक वे, जिंदड़ी मालू गड्डी कुट के ना फड़ मेरी बाँ, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया। है जदों होली जलान मेरा नाम, सच आंदे वादे झूठे झूठा होंदा प्यार वे, झूठा होंदा प्यार वे, करके मोहब्बता कोल जांदे हार वे, की एतबार जदों कहंदियां ने मैनू सखियां, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया। है जदों होली जलान मेरा नाम। सब था मर जाते हैं जब आपको सुन रहे होते हैं ना। इतना खूबसूरत माशाल्लाह आप गा रही हो। बहुत खूबसूरत, मतलब अल्लाह ताला का चलता फिरता मुआजिज़ा हो आपके। कैसी कोई फैमिली में नहीं गाता हुआ था, हादिया ने गाना शुरू किया और ऐसा गाती है कि अब मैंने बहुत सारे हमजा लोगों को बैठ के लाइव सुना है, मैंने इस जितना तासुर जो है बहुत कम लोगों में पाया। हादिया गॉड ब्लेस यू। थैंक यू कि आप आई और आपने हमें जो है हमें मौका दिया कि हम इस सुपरस्टार से मिल सके, इस सुपरस्टार को लाइव हम सुन सके हैं। तो वंडरफुल टू हैव यू, गुड लक, थैंक यू। और अब हम इजाज़त चाहेंगे इसी दुआ के साथ कि ये साल नौ का आगाज़ जो है वो जुम्मतुल मुबारक से हो रहा है। सो ये सिंबॉलिक भी है हमारे लिए कि अपनी दुआओं में हम सबको भी याद रखिएगा। लेट्स हैव जिसे कहना चाहिए हैप्पी वीकेंड, हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी वीकेंड। अब हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।